सेकेंडरी फंक्शंस अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट कब होता है? व्हेन द विड्रॉल्स आर मोर देन द डिपॉजिट्स। आपके अकाउंट में है 50,000 रुपए, आपने विड्रॉ कर लिए 60,000 रुपीज, आपका बैंक बैलेंस है -10,000। सर ऐसा हो सकता है? नॉर्मल सिनेरियो में नहीं हो सकता। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं हो सकता, जितने पैसे हैं उतने ही विड्रॉ कर सकते हैं, unless bank has given you the overdraft facility. Bank, again it depends on the relationship, credit worthiness, securities offered, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है। क्या दे सकता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इफ यू हैव एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यू कैन विथड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, आपने किसी को चेक काट दिया 60,000 रुपीज का, वो क्लियर होगा? नॉर्मल सिनेरियो में वो चेक क्लियर नहीं होगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। बट अगर आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो चेक क्लियर हो जाएगा और आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? -10,000। क्या हो जाएगा वो? -10,000। It refers to a facility in which a customer is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit। तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लिमिट सेट करूंगा ना कि आपको 5 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी, आपको 10 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो उस लेवल तक आप अकाउंट ओवरड्रॉ कर सकते हैं। जितना ओवरड्रॉ करेंगे उस पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अगेन पीरियड डिपेंड्स ऑन द understanding. Customers have to pay interest to the bank on the amount withdrawn by them. Overdraft facility. Second, discounting of bills of exchange। कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है हमारे बीच? प्रीति को छोड़ के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। मैंने आपको सामान बेचा 50,000 रुपए का, आपने कहा कि सर पैसे नहीं है, 3 महीने चाहिए। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा करते हैं एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक कागज का टुकड़ा, उस पर एक बिल बना के भेजा। मैंने कहा इसको साइन कर दो, एक्सेप्ट कर दो कि आप 3 मंथ्स के बाद मुझे पैसे दे दोगे। अब वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, आपके लिए हो गया बिल्स पेएबल। वो डॉक्यूमेंट क्या है? एक टाइम के बाद पेमेंट मुझे मिल जाएगी। अभी तो वो कागज है, पैसे तो नहीं मिले मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बैंक के पास गया, मैंने वो बिल डिस्काउंट करा लिया। तो बैंक क्या करेगा? बिल रख लेगा अपने पास और मुझे पैसे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल बिल था 50,000 का, बैंक अपनी कमीशन चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। वो 1,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, वो तो अगेन उनकी मर्जी है। बट एक सर्विस ऑफर कर दी उन्होंने एक सर्विस ऑफर कर दी, मुझे पैसे मिल गए। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्लियर? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, मैं होल्डर हूं, दे कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योर होना था 3 महीने के बाद, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मैं जाके डिस्काउंटिंग करा सकता हूँ। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक्स पे द बैलेंस टू द होल्डर। ऑन मैच्योरिटी बैंक को पैसे कौन देगा? जिसने बिल एक्सेप्ट किया था। डिसऑनर का इससे कोई लेना देना नहीं, फिर हम अकाउंट्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है ना? इको के लिए इतनी नॉलेज काफी है। Agency functions, they act as an agent, representatives. Commercial banks also perform certain agency functions for their customers. For these services, they charge some commission from their clients. Agency functions, transfer of funds. Banks provide facility of economical and easy remittance of funds from place to place with the help of instruments like demand drafts, mail transfers. मुझे यहाँ से पेमेंट करनी है कहीं और, तो वो मुझे हेल्प करेंगे ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने में। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कमर्शियल बैंक्स दे कलेक्ट चेक्स। आपने मुझे पेमेंट करी फीस, आपने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे चेक डाल दिया, तो दे आर एक्सेप्टिंग चेक्स ऑन माय बिहाफ। वो एक तरह से मुझे एक सर्विस ही तो ऑफर कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज माय रिप्रेजेंटेटिव। आपने मुझे चेक देना था, आपने जाके उनको दे दिया, तो दे आर कलेक्टिंग पेमेंट्स ऑन माय बिहाफ।
दे आर मेकिंग पेमेंट्स ऑन माई बिहाफ, मतलब जहां मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं या फिर मैं बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर रहा हूँ वो पेमेंट करने में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एडवांस में इन्फॉर्म किया हुआ है, जब भी ये ईएमआई आएगी ऑनर कर देना, जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा पे कर देना, जब भी ये टेलीफोन बिल आएगा पे कर देना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडवांस। क्लियर है? परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, आपको चाहिए तो आप कमर्शियल बैंक से लोगे, आप थोड़ी ना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो एक फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, कवर होगा। बट आप थोड़ी ना सेंट्रल बैंक को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे घूमने जाना है, फॉरेन करेंसी चाहिए, नहीं, आप कमर्शियल बैंक से लोगे, आप कमर्शियल बैंक से लोगे। तो कमर्शियल बैंक्स दे परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शंस हैं इनके, क्या है ये? एजेंसी फंक्शंस। some commercial banks are authorized by the central bank, authority किसने दी उनको? सेंट्रल बैंक ने, to deal in foreign exchange। purchase and sale of securities, shares, debentures, bonds, financial instruments उनके behalf पे खरीद सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ डीड्स, डेथ के टाइम मतलब लीगल एयर है, उनको हमने अथॉरिटी दे दी कि आप एग्जीक्यूट कर देना मेरी विल, मतलब जो जो पैसे आएंगे आप अकाउंट में अपना ले लेना और मेरे फैमिली मेंबर्स को दे देना, तो ये हम अथॉरिटी दे सकते हैं उनको। लेटर्स ऑफ रेफरेंस, लेटर्स ऑफ रेफरेंस, आपने मेरे साथ बिजनेस करना है, ठीक है ना, आपने कहा कि भैया कैसे दे दूं मैं आपको क्रेडिट पे सामान, आप ऐसा करो बैंक से ना रेफरेंस लेटर ले आओ कि आपके 5 साल से जो भी इतने टाइम से आपका बैंक चल आपका अकाउंट चल रहा है, आप बैंक से एक रेफरेंस लेटर ले आओ कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपके पेमेंट्स डिसऑनर तो नहीं होती, तो अगर नहीं होती तो दे देंगे आपको क्रेडिट पे सामान, टाइम भी दे देंगे पेमेंट के लिए, बट आप एक रेफरेंस लेटर ले आओ। तो ये होता है रेफरेंस लेटर। एक होती है क्रेडिट रिपोर्ट, एक होती है क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट एक एग्जांपल है सिबिल, क्रेडिट ब्यूरो है, क्रेडिट ब्यूरो है इंडिया का, जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट इशू करता है। क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोन्स टेकन बाय यू, क्रेडिट कार्ड्स टेकन बाय यू, कि जो अभी आपने बोरोइंग्स कर रखे हैं, जो भी आपके लोन्स हैं, आप टाइमली रीपे कर रहे हो या नहीं रीपे कर रहे हो, तो क्रेडिट रिपोर्ट आपकी बता देगी कि आपकी रीपेमेंट कैसी है। नॉलेज के लिए 300 to 900 रेंज होती है, 900 बीइंग द बेस्ट, बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव है, वो अच्छा स्कोर माना जाता है। 750 एंड अबव तभी हो सकता है अगर आपने कोई डिफॉल्ट ना करा हो, लेकिन सर 900 है बेस्ट, तो 750 में कैसे हो सकता है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है? आपकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, आपने लोन ले रखे हैं 60,000 पर मंथ, सब ऑनर करते हो, सब कुछ टाइमली पे करते हो, लेकिन आप अपनी क्रेडिट लिमिट ना यूटिलाइज करे बैठे हो। अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 60,000 की ईएमआई ही जा रही हैं, खाना कैसे खाओगे? बाकी तो सर्वाइवल के लिए चाहिए ना पैसा, खाना के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ईएमआई भी 1 लाख हो जाए और आपकी सैलरी या इनकम, मंथली इनकम भी 1 लाख है। तो क्रेडिट स्कोर ये सब भी देखता है कि आपने अपनी इनकम का कितना परसेंट यूटिलाइज कर लिया है। पॉइंट, क्रेडिट रिपोर्ट बताता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी हिस्ट्री ऑफ रीपेमेंट और क्रेडिट टेकिंग कैपेसिटी। सिमिलर चीज है लेटर ऑफ रेफरेंस, वो बैंक्स इशू करते हैं, ये क्रेडिट ब्यूरो इशू करता है, ये तो बैंक्स यूज करते हैं। सिबिल की रिपोर्ट तो बैंक यूज करते हैं, बैंक आपको लोन देगा ना, बिना सिबिल चेक करे नहीं देगा, बिना सिबिल चेक करे आपको लोन नहीं मिलेगा। बट सर मैंने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया, तो कैसे? तो फिर आपकी कोई नहीं है सिबिल रिपोर्ट, तो सिबिल रिपोर्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं लिया, कोई डिफॉल्ट नहीं, ठीक है ना। फिर जैसे ही पहला लोन लेंगे या पहला क्रेडिट कार्ड लेंगे, तब जाके सिबिल रिपोर्ट बननी शुरू हुई। लेटर ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो a type of report only. They give information about the economic position of their customers to traders and provide similar information about other traders to their customers. Agency functions, general utility functions, other services, locker facility है कि आपको अपना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप घर पे नहीं रखना चाहते, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी का कोई पासपोर्ट भी कोई रख सकता है, ज्वेलरी भी कुछ लोग रखते हैं, लॉकर फैसिलिटी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवलर चेक्स, आप ट्रैवल कर रहे हो, करेंसी रिस्की रहता है, चोरी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक तरह से
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि आपको ट्रैवलर्स चेक्स दे दिए हैं जो आप वहां पहुंच के इनकैश करा लेना। अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो पैसा नहीं है, बट वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पैसे में आपकी वहां पे जाके किसी बैंक में कहीं पे वेंडिंग मशीन होती हैं, एटीएम मशीन, आप उसके अगेंस्ट कैश ले सकते हो। तो थेफ्ट की टेंशन खत्म। Travelers checks. Commercial banks issue travelers checks to their customers to avoid risk of taking cash during their journey. Letter of credit, LC, LC, letter of credit, उन्होंने तो बता कि लेटर ऑफ क्रेडिट, किसी को भी पता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एलसी, एलसी फैसिलिटी होती है, ये यूज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। ये कहाँ यूज होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। कैसे यूज होती है, ध्यान से देखेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, आपकी एलसी है, आपको एलसी इशू करी हुई है बैंक ने, मतलब एक क्रेडिट लाइन ही है, एक तरह से क्रेडिट लाइन है, बट ये करोड़ में होती है, मतलब बड़े बड़े अमाउंट्स में होती है। ध्यान से देखना यूज कैसे होती है। आपने सामान इंपोर्ट करना है किसी फॉरेन कंट्री से, आपने सामान इंपोर्ट करना है यूएस से, और कंसाइनमेंट है 10 करोड़ की, कंसाइनमेंट है 10 करोड़ की। आपको ये डर होगा कि यार मैंने पैसे अगर दे दिए और सामान नहीं आया तो फंस गया मैं, तो अब यहाँ पैसे रिकवर नहीं होते, दूसरी कंट्री में जाके कैसे कर लोगे? दिक्कत है, रिस्क है। और जो वो कह रहे हैं कि नहीं 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 आप सामान भेज दो फिर होगी पेमेंट। कह रहे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, मैंने सामान भेज दिया और आपने लेने से मना कर दिया तो मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं यूएस में बैठा हूं, मैंने सामान भेज दिया, एक तो अगर आपने ले लिया और पैसे नहीं दिए तो दिक्कत। आपने अगर सामान लेने से ही कि तब ना रेट चेंज हो गया डॉलर का या कुछ भी हो गया, अब आपका वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको सामान आने में टाइम लगेगा ना। ये थोड़ी ना है कि आपने डिलीवर ऑर्डर प्लेस करा और कल सामान आ गया, एक एक महीना लग सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिलीवरीज में मिनिमम। तो अब मैं आपको सामान भेज रहा हूँ, आपने पेमेंट नहीं करी तो दिक्कत, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी तो दिक्कत। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती है लेटर ऑफ क्रेडिट्स। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट्स। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट, आप इंपोर्टर हो, आप इंपोर्टर हो, आपका बैंक है एचडीएफसी, तो एचडीएफसी बैंक एक एलसी इशू कर देगा सप्लायर के नाम पे, सप्लायर के नाम पे 10 करोड़ का लेटर ऑफ एलसी इशू हो गई है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि जब सामान इंडिया में आ जाएगा, जब पोर्ट पे उतर जाएगा, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। नॉर्मल सिनेरियोज में ये इररिवोकेबल होती है, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है एक बार एलसी इशू हो गई और जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फुलफिल हो गई, कोई इस पेमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता, कोई इस पेमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता। तो ट्रेड में हेल्प, फॉरेन ट्रेड में हेल्प करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट्स, नॉर्मली फॉरेन ट्रेड में हेल्प करते हैं। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, जनरल नॉलेज सेशन। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स कौन होते हैं? आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करने हैं, पैसा रेज करना है, तो वो आईपीओ निकालते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है? एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। कह रहे क्या मतलब? आपने आईपीओ निकाला, आपने आईपीओ निकाला, आपके आईपीओ का साइज था 500 करोड़। क्या था आईपीओ का साइज? 500 करोड़। तो इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, वो सब ठीक है। अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं आई, आपने 500 करोड़ का आईपीओ इशू किया था, अगर 90% एप्लीकेशंस नहीं आई, आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो 90% मतलब 450 करोड़ अगर नहीं आए, आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब ये तो बहुत बड़ी रिस्की सिचुएशन है, ठीक है ना, कि इतनी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। सोचो आगे 440 करोड़ रुपए, आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए।
तो इससे बचने के लिए जो भी कंपनीज पैसा रेज कर रही हैं थ्रू आईपीओस, वो अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं। तो अंडरराइटर्स आर नॉर्मली बिग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, who take the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria. They take the responsibility of executing the entire IPO process, and they make sure if there is any shortfall in the applications, they will buy the shares. So underwriters, they take the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria. और एज एन इन्वेस्टर आप देखोगे कि यार अंडरराइटर्स, इनका अंडरराइटर एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने अंडरराइट करने के लिए रेडी हो गए हैं कि कोई बात नहीं, लोग नहीं लेंगे, हम ले लेंगे आपके शेयर्स। तो एक आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इनके अंडरराइटर्स तो बहुत स्ट्रांग है, तो ये वी शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। अंडरराइटिंग, underwriters are the financial institutions, normally big banks, who take the responsibility of fulfilling the minimum subscription criteria. They help in the execution of IPOs, for which they charge a commission, which is known as underwriting commission. Commercial banks also undertake the task of underwriting securities. As public has full faith in creditworthiness of banks, public do not hesitate in buying the securities which are underwritten by banks. अब सोचो एक आईपीओ निकाल रहे हैं, उनका अंडरराइटर है इंडिया बुल्स फाइनेंस लिमिटेड, और एक आईपीओ निकाल रहे हैं, उनका अंडरराइटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको किस पे ज्यादा भरोसा होगा? डेफिनेटली एसबीआई। बट ऐसा नहीं है, सब वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन थिंकिंग तो थिंकिंग है, सेंटिमेंट ऑफ कस्टमर्स तो सेंटिमेंट ऑफ कस्टमर्स है, उसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो एसबीआई इज अ मोर स्ट्रांग नेम। तो उसमें क्या है कि क्रेडिट वर्दीनेस उनकी कहीं ज्यादा है, कस्टमर कॉन्फिडेंस उसमें कहीं ज्यादा होगा। Underwriting securities, collection of statistics. Banks collect and publish statistics relating to trade, commerce, and industry. Hence, they advise customers on financial matters. वो तो report purposes और अलग चीज हो गई। पता होना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बेटा, प्लीज, ठीक है ना? आई नो थोड़ा सा यूजलेस साउंड कर सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? आ गया तो लिख नहीं पाओगे अगर पता ना हो, तो मैं कहना जस्ट रीड वंस, डोंट लर्न इट, अंडरस्टैंड इट, सो दैट इफ द नीड अराइजेस 1% चांस अगर आ गया तो कुछ लिख पाए, और नॉलेज से एक पता होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, क्या होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जनरल नॉलेज में आता है इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए। बैंकिंग आपके कोर्स में